Good morning, students. So today's topic is interpersonal relationship. So this topic is from CT Unit Second. So what is interpersonal relationship? So interpersonal relationship refers to reciprocal social and emotional interaction between two or more individuals in an environment. So as you know, we are social animals. Okay, so we live with our family and we interact with our friends, our teachers, and our co-workers. And it is very essential us to maintain an interpersonal relationship in any area, so that we will not suffer from any kind of anxiety, depression. And this kind of relationship with our friends and with our teachers, they are constantly give us a feedback of our activity or of our performance. So interpersonal relationship is essential for our personal growth and our personal development. Okay. The second is purposes of IPR. Okay. So इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के पर्पसेस इंडिविजुअल के लिए भी हैं, नर्सेस के लिए भी हैं और पेशेंट के लिए भी हैं. ओके. सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ नर्सिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्यों एसेंशियल है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें इंटरेक्शन होता है बिटवीन टू और मोर पर्सन. सो मीन्स कि सो इन क्लिनिकल सेटिंग हियर वी आर द ओनली पर्सन वी इंटरेक्ट विद इज आवर पेशेंट. So here nurse have to maintain an interpersonal relationship with the patient. So IPR, first let's see the IPR for an individuals. So एक इंडिविजुअल के लिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्यों ज़रूरी है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इंटरेक्शन मेनली हमारे फ्रेंड्स के साथ में होगा, हमारी फैमिली के साथ में होगा, हमारे कोवर्कर्स के साथ में होगा जिसके साथ हम जॉब करते हैं, या फिर हमारे टीचर्स के साथ में होगा. सो यहाँ पे हमारे लिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से ना सिर्फ उस पर्सन के लिए भी हेल्दी है, सिर्फ हमारे लिए भी ज़रूरी है. इससे क्या होगी, हमारी पर्सनल ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, एक सेंस ऑफ इन्जॉयमेंट आएगा हमारे अंदर, सेंस ऑफ सिक्योरिटी की फीलिंग होगी, हमें लोनलीनेस नहीं होगी, एंड हम इजीली शेयर कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने प्रॉब्लम्स को. एंड जो हम जिनके साथ इंटरेक्ट करते हैं हमें कॉन्स्टेंटली उनसे फीडबैक मिलेगा हमारी परफॉर्मेंस का. ओके. सो एक इंडिविजुअल के लिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से एक पर्सनल आइडेंटिटी उस पर्सन को मिलती है. ठीक है. द सेकेंड इज IPR फॉर नर्स. नर्स के लिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्यों ज़रूरी है? सो इन क्लिनिकल एरिया में अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं तो इससे पॉजिटिव फंक्शनल मल्टी डिसिप्लिनरी टीम यहाँ पर डेवलप होती है. ठीक है. जैसा आपको पता है कि एक क्लिनिकल सेटिंग में एक नर्स को के साथ और भी अदर कोवर्कर्स होते हैं, हेल्थ कोवर्कर्स होते हैं, तो उसके साथ में एक इंट्रा और इंटर टीम कम्युनिकेशन मेंटेन करना पड़ता है, एक कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है, कोऑपरेशन ज़रूरी होता है. तो अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वहाँ पे अच्छा होगा तो इससे क्या होगा, जो इंटर और इंटर टीम कम्युनिकेशन है, कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है, वो इम्प्रूव होगा. एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप होती है सेल्फ के लिए भी और अदर्स के लिए भी. इससे डिसीजन मेकिंग सही होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव्ड होगी. ठीक है. देन नेक्स्ट इज़ IPR फॉर पेशेंट. पेशेंट के लिए ज़रूरी की है IPR. देखो, पेशेंट के लिए क्लिनिकल सेटिंग में पेशेंट के लिए जो हॉस्पिटल है, इन्वायरमेंट, वो एक स्ट्रेन सिचुएशन है जिसके बारे में उसको पता नहीं है. ठीक है. तो उसको उसकी वजह से एक एंग्जाइटी फील होती है, एक अननोन इन्वायरमेंट उसके लिए है, तो उसको एंग्जाइटीज़ फील होती है, लोनलीनेस फील होती है. तो पर्सन साथ साथ में उसको एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस के साथ में वो फील कर रहा होता है. तो यहाँ पे अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होगा उसके लिए क्यों ज़रूरी है, उसको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा और कंफर्ट देगा. ठीक है. सेकंड, उसके ट्रस्ट और कॉपरेशन उससे बढ़ेगा, एक कम्युनिकेशन उसका सही होगा, सोशलाइजेशन उसका होगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया इट्स अ स्ट्रेन सिचुएशन फॉर अ पेशेंट. तो यहाँ पे क्या होगा, उसको सोशलाइजेशन होगा, अदर्स के साथ में वो क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, कोवर्कर्स के साथ में एक पॉजिटिव फीलिंग उसके अंदर डेवलप होगी. ठीक है. सो 3 एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताया, इंडिविजुअल्स के लिए क्यों ज़रूरी है, नर्सेस के लिए ज़रूरी क्यों है, और पेशेंट के लिए क्यों ज़रूरी है. ठीक है. द नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ IPR. सो टाइप्स ऑफ IPR मीन्स कि
कि जिनके जो भी हमारे कम्युनिकेटर्स हैं, जिनके साथ में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं। एंड तो इनके इसके अकॉर्डिंग ही रिलेशनशिप, द टाइप ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है फ्रेंडशिप टाइप्स, और IPR इज फर्स्ट इज फ्रेंडशिप kind of relationship, family and kinship type of relationship, professional relationship, and this love and marriage type of relationship, it's a platonic relationship, casual relationship, brotherhood and sisterhood, and acquaintances. Okay, the first is friendship. You know friendship, सो फ्रेंडशिप इज़ अ फ्रीली चूजन एसोसिएशन, जिसको हम फ्रीली चूज़ करते हैं, हम खुद डिसाइड करते हैं कि हु विल बी आवर फ्रेंड, हु शुड बी आवर फ्रेंड। ठीक है, सो यहाँ पे एक म्यूचुअल लव, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट डेवलप होती है पर्सन्स की एक दूसरे के लिए। सो इट्स अ रिलेशनशिप विद नो फॉर्मेलिटीज़ एंड द इंडिविजुअल इंजॉय ईच अदर्स प्रेजेंस। एंड द सेकेंड इज़ फैमिली एंड किनशिप। सो फैमिली और किनशिप टाइप की जो रिलेशनशिप होती है, इससे हमारे अंदर कुछ रोल्स डेवलप होते हैं। हम सीख जाते हैं कि हाँ, हमारा सोसाइटी में अब ये रोल होगा। ठीक है, सपोज इफ़ आई एम अ सिस्टर, इफ़ आई एम अ एल्डर सिस्टर, इफ़ आई एम अ यंगर सिस्टर, इफ़ आई एम अ ब्रदर, इफ़ आई एम अ मदर, जो भी रोल है हमारे फैमिली के अंदर ही डेवलप होते हैं। हम सीखते हैं कि हमारे सोसाइटी अब ये रोल है। ठीक है, देन सेकेंड इज़ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। सो प्रोफेशनल रिलेशनशिप मीन्स ये वर्किंग रिलेशनशिप है, जहाँ पे हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है, जो कि हम अपनी कलीग्स के साथ में और को वर्कर्स होते हैं उनके साथ में मेंटेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे को लाइक ही करते हो। ठीक है, द सेकेंड इज़ लव एंड मैरिज टाइप ऑफ रिलेशनशिप। सो लव इज़ अ इंफॉर्मेशनल इंटीमेट रिलेशनशिप जिसमें दैट इज़ कैरेक्टराइज बाय पैशन, इंटीमेसी, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। ठीक है, जिसमें कि इस टाइप की रिलेशनशिप में हम एक डीपली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के लिए, एक स्पेशल बॉन्ड होता है। सेकेंड इज प्लेटोनिक रिलेशनशिप। सो प्लेटोनिक रिलेशनशिप मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल और रिलेशनशिप बिटवीन द सेकेंड पर्सन। ठीक है, विदाउट फीलिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ डिज़ायर फॉर ईच अदर इज कॉल्ड अ प्लेटोनिक रिलेशनशिप। ठीक है, मीन्स इन सच अ रिलेशनशिप एंड अ मैन एंड अ वुमेन आर जस्ट फ्रेंड एंड डू नॉट मिक्स लव विथ फ्रेंडशिप। Okay, here is this kind of relationship is a kind of relationship between a man and a woman, but they are just friends and they have no desire for each other. Second is casual relationship. Okay, so the casual relationship means a kind of that individual usually develop a relationship that exclusively lacks mutual love and consists of sexual behavior only that doesn't extend beyond one night. So casual relationship is a kind of emotional relationship between two or more people. Okay. Second is brotherhood and sisterhood. So in brotherhood and sisterhood will be a common interest. ठीक है, common means formal relationship, maybe termed as a brotherhood or sisterhood. In this relationship, individuals are committed to doing good deeds for fellow members and people. ठीक है, then acquaintances means where someone is simply known to someone by introduction or by a few interaction. acquaintance जिसको हम सिर्फ जानते हैं, मीन्स हमारा कुछ ही इंटरेक्शन किसी पर्सन के साथ में हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये क्लोज रिलेशनशिप होगा। यहाँ पे हम एक दूसरे की पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को नहीं जानते हैं, मीन्स की बिगिनिंग हो सकती है, फ्यूचर में क्लोज रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, सो ये टाइप्स हैं IPR के, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के। देन द सेकेंड इज इम्पोर्टेंट टॉपिक इज फेजेस ऑफ IPR. So Hilgeld Paplew gave the IPR model. So according to Paplew, IPR has 4 phases. First is orientation, identification, exploitation and resolution. Okay, the first is ओरिएंटेशन फेज़। मीन्स ओरिएंटेशन फेज़ यहाँ पे हमारा, हम अगर नर्सिंग कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मीन्स हमारा नर्स का और पेशेंट का एक इनिशियल इनकाउंटर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे नर्स क्लैरिफाई करती है अपने रोल्स को, इंटरेक्शन के टाइम में अपने पेशेंट्स को अपने रोल्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लैरिफाई करती है, और जो भी बाउंड्रीज हैं वो
सब यहाँ पे क्लेरिफाई करती हैं, ठीक है। देन सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन। सो इन आइडेंटिफिकेशन फेज, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में अब नर्स की अगर या पेशेंट के पास जाती है, देन वहाँ पे उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। वो मीन्स किस प्रॉब्लम के साथ में वहाँ पे एडमिट हुआ है, साथ में उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद वो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उसके पास, उन रिसोर्सेज का यूज़ करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है, ठीक है। यहाँ पे जो नर्स का जो भी टेक्निक होगी उस पेशेंट की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने का, वो वहाँ पे उसने अवॉइड करना है एम्बिग्यूटी, ठीक है, बाय यूजिंग स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी रैदर देन एब्स्ट्रैक्शंस इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। वहाँ पे उसने इस टाइप की सिंपली आइडेंटिफिकेशन फेज में नर्स को जो भी इन क्लैरिटीज़ होती हैं, जो हर चीज़ को क्लियर करना है, ठीक है, किसी भी एक्सपेक्ट्स को स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी से यहाँ पे यूज़ करना है उसने, ना कि अपनी आइडियाज़ से उसकी प्रॉब्लम को यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ एक्सप्लॉयटेशन फेज। सो इन एक्सप्लॉयटेशन फेज में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पेशेंट को अब उसके प्रॉब्लम को यहाँ पे समझाया जाता है, ठीक है, उसके लिए जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको बताया जाता है, ठीक है। तब यहाँ पे पेशेंट स्टार्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज इन स्पाइट ऑफ मेकिंग रिक्वेस्ट टू अदर्स टू एक्सटेंड हेल्प। इस एक्सप्लोटेशन फेज में पेशेंट क्या करता है कि उसको जो भी इन्फॉर्मेशन नर्स ने प्रोवाइड की है अब उसको नॉलेज हो गई है, ठीक है, नर्स ने क्लियर कर दिया है उसे, तो मीन्स वहाँ पे अब जो भी सर्विसेज उसको प्रोवाइड करी है उसका फुल यूज़ करना स्टार्ट करता है, ठीक है। इससे क्या मीन्स अब उसको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है पेशेंट को किसी भी पर्सन से, किसी भी अदर कोवर्कर्स से, वहाँ पे हेल्थ वर्कर्स से, अब मीन्स अब वो अपनी सर्विसेज का खुद यूज़ कर सकता है, जिसके फाइनली पेशेंट यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। लास्ट फेज इज़ रिजोल्यूशन फेज। सो रिजोल्यूशन फेज ये टर्मिनेशन फेज होता है प्रोफेशनल रिलेशनशिप का, जिसमें कि ओके, सो रिजोल्यूशन फेज में मीन्स अब यहाँ पे ऑल द नीड्स ऑफ द पेशेंट हैव बीन मेट। सो यहाँ पे एक और पेशेंट नर्स के और अदर जो कोवर्कर्स थे उनके कोलैबोरेशन से पेशेंट की सारी नीड यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुकी हैं। मीन्स कि अब यहाँ पे पेशेंट क्या करेगा, एक हेल्दी इमोशनल बैलेंस यहाँ पे बनता है, मीन्स बिटवीन नर्स और पेशेंट के बीच में, ठीक है। और ये टर्मिनेशन फेज होता है पेशेंट और नर्स रिलेशनशिप का। सो आईपीआर के 4 फेजेस थे, ओरिएंटेशन फेज, आइडेंटिफिकेशन फेज, एक्सप्लोरेशन फेज एंड रिजोल्यूशन फेज, ठीक है। सो सिंपली ओरिएंटेशन फेज में यहाँ पे पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, इंटरेक्शन होता है नर्स के बीच में, नर्स उसकी डेटा को कलेक्ट करती है, ठीक है, और उसको ओरिएंट करती है हॉस्पिटल्स के बारे में। देन आइडेंटिफिकेशन हुआ, अब वो पेशेंट के पास जाती है, देन उससे रिलेवेंट जो डेटा है कलेक्ट करती है, उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती है, अपने रोल्स को वहाँ पे क्लेरिफाई करती है, ठीक है, नर्स का रोल क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। एंड एक्सप्लोटेशन फेज में, इन एक्सप्लोटेशन फेज में अब पेशेंट को अपनी पेशेंट की हॉस्पिटल की फुल सर्विसेज के बारे में पता चल गया कि उसे कब क्या करना है, ठीक है, तो प्रॉपर नॉलेज उसको मिल गई है। अब पेशेंट यहाँ पे अपनी सर्विसेज का फुल यूज़ खुद कर सकता है, ठीक है, विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर पर्सन। इन रिजोल्यूशन फेज में, एंड रिजोल्यूशन फेज इज़ द टर्मिनेशन फेज ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या होगा कि अब पेशेंट्स की नीड यहाँ पे सेटिस्फाई हो चुकी है, मेट हो चुकी हैं, तो फिर अब यहाँ पे एक बैलेंस बन जाता है रिलेशनशिप का बिटवीन नर्स और पेशेंट के बीच में। ओके, द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बैरियर्स। तो आईपीआर के बेसिकली 3 बैरियर्स होते हैं, सिचुएशनल बैरियर्स, पर्सनल बैरियर्स एंड सोशो कल्चरल बैरियर्स। जो फर्स्ट इज़ पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर्स मीन्स किसी भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में पर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं, मीन्स कि सपोज जैसे एक जेंडर वेरिएशंस आ जाता है, ठीक है, लैक ऑफ ऑनेस्टी का ना होना, ट्रस्ट का ना होना, ठीक है, कंपेटेबिलिटी ना होना, फीलिंग इनसिक्योरिटी अगर दोनों पर्सनस के बीच में है, इनफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं है, फियर ऑफ, हमें हमेशा फील होता है कि हमें कोई पर्सन रिजेक्ट कर देगा, ठीक है, और कोई ऑलरेडी हमारे अंदर कोई पर्सनली कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो ये सारे पर्सनल बैरियर्स होते हैं, ठीक है। मीन्स कि किसी भी पर्सन के अंदर अगर ये मीन्स की बैरियर्स, ये थिंकिंग है, ठीक है, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई अभी, तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं मेंटेन हो पाएगी, ठीक है।
ठीक है, जैसे अगर आईपीआर में आप जेंडर को कंसिडर करते हैं, ठीक है, जेंडर कंसिडर करते हैं मीन्स कि हमें जेंडर से हमें पता चलता है कि हमें फीमेल्स को रिस्पेक्ट करना है, हमें मेल्स को रिस्पेक्ट करना है। अगर इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमारे अंदर है तो मीन्स हमारा आईपीआर अच्छा होगा, हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनली हम अगर किसी को ऑनेस्ट, किसी के लिए ऑनेस्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो इससे क्या होगा, एक इफ़ेक्टिव रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पाएगा मीन्स। तो इस बैरियर को ओवरकम करने के लिए हमें वहाँ पे कम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में अपने ऑनेस्टी और ट्रस्ट का होना ज़रूरी है। ठीक है, द सेकेंड थिंग्स कंपेलेबिलिटी होना ज़रूरी है इंडिविजुअल्स के बीच में। ठीक है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग नहीं होनी चाहिए दोनों पर्सन्स के बीच में, दोनों सेंस ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पे फील होनी चाहिए। ठीक है, और कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए आपका सेकंड पर्सन के साथ में। एक और फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए पर्सन्स के बीच में। रिस्पेक्ट, हमें अदर्स को रिस्पेक्ट करनी है, अदर्स के पर्सन्स के राइट्स के, और फियर ऑफ रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम ओवरकम कर सकते हैं। द सेकेंड इज सिचुएशनल बैरियर्स। ठीक है, सिचुएशनल बैरियर मीन्स कोई भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सिचुएशन की वजह से कैसे इनफेक्टिव होता है। ठीक है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन सेटिंग जिसमें कि आप आईपीआर मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हम हमारे लिए कोई हम न्यू वर्कर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो सिचुएशनल बैरियर्स वो बैरियर्स होते हैं मीन्स कि जो सिचुएशन की वजह से क्रिएट होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई पर्सन है, उसके लिए न्यू एक जॉब सेटिंग है, तो वहाँ पे मीन्स कि अगर जो वहाँ पे अदर पर्सनस हैं, अदर को वर्कर्स हैं, अगर वो उसको प्रॉपरली ओरिएंटेशन कराएंगे वहाँ की सेटिंग का, और अच्छी तरीके से इंटरेक्शन होगा। ठीक है, फैमिली एक सिचुएशन उसके लिए क्रिएट करेंगे, तो इससे क्या होगा, वो पर्सन खुद भी इम्पोर्टेंट फील करेगा और वहाँ पे जो एक आईपीआर है वो इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है, तो सिचुएशनल बैरियर्स मीन्स कि ये किस तरह के ये बैरियर्स कब क्रिएट होते हैं, जब हमारे मीन्स कि जब पर्सनस के बिटवीन कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन हो जाता है। ठीक है, या फिर इन्वायरमेंटल सेटिंग सही नहीं है काम करने की, और हाई डेंसिटी इंडिविजुअल्स के ज़्यादा इंडिविजुअल्स हैं, तो इससे भी क्या होगा, इंटरेक्शन अच्छे से नहीं होगा और आईपीआर भी इफ़ेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, टाइमिंग नहीं है, डिस्टेंस कम है। ठीक है, तो इस तरीके का रिलेशन, इससे क्या होगा कि आईपीआर इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो ये सारे सिचुएशनल बैरियर्स होते हैं। तो सिचुएशनल बैरियर्स में आप सभी उस चीज़ों को लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन सेटिंग है, इन्वायरमेंटल सेटिंग सही नहीं है, लैक ऑफ टेरिटरीज है, हाई डेंसिटी है इंडिविजुअल्स की, डिस्टेंस की लैकिंग है, टाइमिंग नहीं है, और कल्चरल डाइवर्सिटी है, एथनिक डाइवर्सिटी है, सोशल डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज डाइवर्सिटी है। तो इस तरीके के बैरियर्स ये क्या होते हैं, सिचुएशनल बैरियर्स होते हैं। ठीक है, सोशल कल्चरल बैरियर्स होते हैं, सोशो कल्चरल बैरियर्स मीन्स, सोशो कल्चरल मीन्स कल्चरल डाइवर्सिटी, एथनिक डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी। तो ये सारे बैरियर्स की वजह से क्या होता है कि इफ़ेक्टिव इंटर पर्सन कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारे फैक्टर्स को ट्राई करना है कि इन्हेंस करना है, बढ़ाना है। ठीक है, जैसे ओपननेस होगी, अगर मीन्स कि डिफरेंट कल्चर्स के पर्सनस होते हैं जो हमारे को वर्कर्स होते हैं, उनका एथनिक बैकग्राउंड अलग होता है, तो मीन्स अगर हम उनके साथ ओपननेस से रहेंगे, ट्रस्ट से रहेंगे, तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, गुड आई कॉन्टैक्ट होगा। लैंग्वेज की डाइवर्सिटी को ओवरकम करने के लिए हमें अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज़ करना है, लिसनिंग करना है, पेशेंस रखना है। तो हम इस तरीके से सोशो कल्चरल बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे बताया 3 टाइप के बैरियर्स हैं, पर्सनल बैरियर्स, सोशो कल्चरल और सिचुएशनल बैरियर्स। Okay, so this video is all about was all about interpersonal relationship, the definition of interpersonal relationship and the purposes of interpersonal relationship, then phases of IPR, that is orientation, identification, exploitation and resolution, and the last was the barriers of IPR and how to overcome the barriers of IPR. Okay, so thank you.